हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज कुमार और अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सोशलॉजी के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। दी इंडियन पॉलिटी के अंदर हम ऑलरेडी 2 क्लासेस ले चुके हैं। 2 क्लासेस के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा और प्रिम्बल के बारे में पढ़ा। लेकिन एक्चुअली अगर मैं सही बताऊँ, ये आपके चैप्टर में है कि मैंने आपकी बुक उस वक्त देखी नहीं थी, मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था। आपकी बुक के अंदर ही आएंगे 3rd और 4th चैप्टर में अराउंड। ठीक है, तो उसके बारे में हम उसमें और आगे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि आपने अगर वो पढ़ लिया ना अभी, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी। 3rd लेक्चर जब आएंगे ना, तो उसमें आपको इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक्चुअली पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अभी हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर थोड़ा अच्छा ही है, लेकिन इतना ज़्यादा खास नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको। लेकिन प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपसे पीपीटी में बहुत मेहनत की है, पढ़ाने में बहुत मेहनत की है, और आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने बनाया है ना, वो आपके नोट्स का काम करेंगे। आपको नोट्स बनाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आपको सारा का सारा इसमें मिल जाएगा करा कराया। ठीक है, तो इसलिए पूरी की पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। ठीक है, इसे पूरी की पूरी पीपीटी में दूंगा लास्ट में, जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। इसको 2 या 3 में, 3 से 4 इसमें देखूंगा लेक्चर में, इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, डेमोक्रेसी का चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर आपके केवल मात्र 6, ओनली 6 ही चैप्टर हैं, मैंने शायद देखे हैं 6 ही चैप्टर हैं। लेकिन यह है कि ईजी है, इतना ज़्यादा भारी नहीं है। आपको केवल पता होना चाहिए कि किस देश में क्या हुआ। एक्चुअली इसके अंदर एक पहले चैप्टर एक और था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें अलग अलग कंट्री में कैसी कैसी डेमोक्रेसी आई थी, कैसी कैसी पावर थी, उसके बारे में बताया था। डेमोक्रेसी आप नाम से जानते हो कि जहाँ पर लोगों का शासन चलता हो, डेमोक्रेसी कहलाती है। हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो फ्रांस की रिवॉल्यूशन, जिसमें मोनार्की से आपका पीपल के पास, कॉमन पीपल पे पावर आई थी। तो डेमोक्रेसी वहीं से है। पूरे 9th के अंदर आप यही पढ़ते रहोगे, देख लेना। 10th के अंदर भी यही है, मैंने 10th की क्लासेस भी ली हैं, 10th के पास भी ऐसा पहुंचा है सब कुछ। तो लेकिन वहाँ भी हमें पढ़ा है ऐसा, लेकिन यह है कि कुछ थोड़ा अलग आएगा। अब तक आपने सिविक्स के अंदर पढ़ा केवल कि कैसा होता है, क्या होता है, क्या, लेकिन हम अब पढ़ेंगे ये क्यों होता है। ठीक, तो ये चीज़ जानने की ये जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। तो हम स्टार्ट करें डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मोनार्की से दोबारा सिस्टम, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा मोनार्की क्या होती है और डेमोक्रेसी क्या होती है। तो वो देखो, मोनार्की क्या है। मोनार्की वो पावर है जब हमारा कोई किंग पूरे मतलब एक किंग हम पे राज करता है। कोई भी कंट्री पे एक किंग जो है वो अगर राज करता है, और मतलब साल दर साल जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाता है, केवल वही अपने ऊपर शासन चलाता है, तो उसको बोलेंगे मोनार्की। मतलब वहाँ पर कोई दूसरी सरकार नहीं आती, कोई दूसरी गवर्नमेंट काम नहीं करती। उसी चीज़ को बोलते हैं आप मोनार्की सिस्टम, जहाँ पर एक ही किंग केवल अपनी ही तानाशाही करता है। ठीक है, जैसे हमने फ्रांस के अंदर भी देखा, आपकी इटली के अंदर देखा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बात हुई चिले की, एक चिले नाम का एक वो था, साउथ अमेरिका के अंदर एक जगह है चिली, चिली चिली बोलते हैं चिली। तो वो चिली जो है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो थे, उनका नाम था अत्याशु, अत्याशु ऐसे नका के नाम था। ठीक है, वहाँ पर क्या है, सेना ने, जो गवर्नमेंट मिलिट्री की थी, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया था। अब आप लोग सुनोगे कि तख्ता पलट, इट मीन्स कि जैसे आया था ना फ्रांस के अंदर, नेपोलियन ने अपना पावर बना ली थी और सब पे ऊपर हावी हो गया था। ऐसे ही क्या हुआ, जो वहाँ के चिली के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर शासन करना चालू कर दिया था। उनको धमकी दी गई कि हम आपको मार देंगे। मिलिट्री के लोगों ने, जो मिलिट्री के जो हेड थे, उनके लोगों ने ये बोला कि हम आपको मार देंगे, ऐसा करो वरना ऐसा करो। लेकिन वो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। लास्ट में उनकी मर्डर कर दिया गया। ठीक है, और सेना के पास पावर आ गई। लेकिन बाद में क्या होता है, उस मिलिट्री के कुछ टाइम बाद ही मिलिट्री के अंदर ही कुछ जो लोग होते हैं जो सिविलियन बन जाते हैं, वो इस चीज़ के लिए विद्रोह चालू कर देते हैं और कहते हैं कि वोटिंग कराओ। आफ्टर द 10 ईयर्स, लगभग 10 से 12 साल बाद, कि आप वोटिंग कराइए, हमें इलेक्शन करना है, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो आपको दोबारा रख लेंगे। ये चीज़ उनकी गलत हो जाती है, लोग उनको चूज़ नहीं करते हैं, अपना बंदा खड़ा करते हैं, वहाँ से उनकी डेमोक्रेसी चालू हो जाती है। ना केवल चिली के बारे में बात करूँ, पोलैंड में भी ऐसी होता है, और आपका मैक्सिको में भी ऐसी होता है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ऐसा हुआ। ऐसी एक कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ हुई थी जहाँ कहते हैं ना कि मिलिट्री आ जाती है, मिलिट्री अपना शासन करने लगती है, जिसे बोलते हैं तख्ता पलट। आप न्यूज़ में भी कई बार सुनते होंगे। जो इमरान खान जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और वहाँ के जो वो हैं बाजवा, ठीक है, बाजवा जी जो है वहाँ के वो हैं
क्या कहते हैं, आर्मी के वहाँ चीफ हैं बाजवा, तो दोनों आपस में मिली भगत हैं उनकी कि वो तख्ता पलट किया हुआ है। तो बस वही चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में ना केवल आज ऐसा हुआ है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात करें, डेमोक्रेसी क्या है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी। ठीक है, देन फिर पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर क्या क्या है, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स की, जो लीड किए थे इलेक्टेड लीडर्स थे उनको मेजर चेंजेस कौन कौन से आए थे। ठीक है, देन पढ़ेंगे हम फ्री एंड अ फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन की, जो इलेक्ट्रल है फ्री, उसको कंपटीशन कैसा हुआ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और हर पर्सन की वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। रूल ऑफ द लॉ, डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ, मतलब हम ये पूरा पढ़ेंगे। थोड़ा क्या है ना, वो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, सब आपके चैप्टर है, एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। वही चीज़ है, मैंने 2 स्लाइड लगाई थी इसके अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका मीनिंग देखो, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सबसे पूरे चैप्टर में केवल एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन केवल यही है, और इसी लाइन के ऊपर पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। ठीक है, अ सिंपल डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ख़त्म कहानी, कि गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जिसमें लीडर्स को चूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो बस यही डेमोक्रेसी है, इतनी ही डेफिनेशन लिखनी है, कोई रामायण लिखनी नहीं है कि बहुत बड़ी 2-3 पेजों की लिख दो, नहीं लिखना। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो पहला फीचर्स क्या है, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दो सही बात जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला, रूलर जो है वो लोगों के द्वारा ही तय किया जाता है। ठीक जी। दूसरा, फ्री एंड कॉम्पिटेटिव इलेक्शन आर हेल्ड, मतलब फ्री होने चाहिए, कॉम्पिटेटिव इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं है पार्शलिटी हो, कोई झगड़ालू नहीं हो, झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 पार्टीज़ खड़ी हैं तो दोनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, कि वो प्रचार अगर कर रहा है तो दूसरे को भी पावर होनी चाहिए, कोई बीच में धांधली नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कर लेते हैं, बोलते हैं कि ईवीएम के, हमारी इंडिया में बोलते नहीं बोलते हैं, दूसरी अगर पार्टी कोई जीत जाती है तो अगेंस्ट वाली पार्टी क्या बोलती है, जी ईवीएम में गड़बड़ थी जी। ठीक है जी, वहाँ ऐसा उन्होंने घपला किया था जी, उन्होंने जी वोटिंग मशीन उठा के ले गए जी, बोलते नहीं बोलते हैं, न्यूज़ में सुनते होंगे। तो वही चीज़ है कि फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन है, कि फ्री एंड कम्पिटिटिव इलेक्शन होने चाहिए। ईच एडल्ट इन रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है जी, कि वो तो एडल्ट जो हैं, हम 18 साल से ऊपर के बाद जो लोग हैं उन्हें वोटिंग की राइट होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको पता रहता है कि किस पर बोलते हैं यंग जनरेशन पे क्यों बोलते हैं। देखो, यंग जनरेशन को इतनी नॉलेज है कि उसकी फ्यूचर के लिए कौन बेनिफिट है, किसके लिए बेनिफिशियल है। मोदी जी जो हैं, अगर हम बात करते हैं मोदी जी के, छोटा सा एग्जांपल ले लें। ठीक है, कि कहते हैं ना कि मोदी जी बाहर देश में घूम रहे हैं, लेकिन देश में अगर घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं। आज की यंग जनरेशन मोदी जी को पसंद करती है, लेकिन वो जो हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं उन्हें पसंद नहीं करते। क्या रीज़न है इसका, यही रीज़न है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन वो जानती है कि मोदी जी हमारे लिए बाहर के देशों में रास्ते खोल रहे हैं, लोग बाहर की दुनिया के लोग हमें जान रहे हैं। लेकिन ओल्ड सिटीजन्स इस चीज़ के नहीं सोच रहे, क्योंकि उन्होंने क्या, उनके दिमाग में ये है कि महंगाई बढ़ गई है या बाकी और चीज़ें। ठीक है, हम पॉलिटिक्स में अभी घुसते नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ के लिए वन वैल्यू, किसके लिए, एडल्ट के लिए वैल्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको राइट होगा तो सही बंदा सही चूज़ कर पाएगा, उसको वोट दे पाएगा। इलेक्शन, इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट, कि भाई कि इलेक्टेड जो रूलर होना चाहिए वो डिसीजन सारे किस पे बेस लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे बेस। बताया था ना मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे लॉज हैं, सारे काम जो होंगे ना वो जी इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे होने चाहिए। ठीक है, देन रूल ऑफ लॉ की फीचर्स क्या है, कि हमारा जो है जितने भी कानून है सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। आप अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा साइन करना पड़ेगा, पूरी की पूरी प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। द राइट ऑफ सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन का राइट जो है, जो अपने इंसान के अधिकार हैं, जो एक नागरिक के अधिकार हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सारे के सारे प्रोटेक्ट रहने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फीचर्स जो है ना, ये आप अपने सेम एज इट इज़ अपने नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये एक तरह से पूरे प्रिपेयर किए हुए हैं।
जी वो तो बात की हमने केवल फीचर्स की कि हमारी डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी फीचर है। अब बात करते हैं जी लीडर्स की। अब यहाँ पे आपको पाकिस्तान का नाम समझिएगा, मेजर डिसीजन बाई इलेक्टेड लीडर्स। अब जो गवर्नमेंट ने जो सरकार थी, सरकार से तख्ता पलट कैसे हुआ, और उसके बाद जो सरकार जो बंदा आता है, जो प्रेसिडेंट या जो लीडर खड़ा होता है, वो कैसे कैसे डिसीजन लेता है, उसके बारे में बात की गई है। देखिए इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ, देखिए आपने नाम जरूर सुना होगा परवेज़ मुशर्रफ का। ये आज से कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 10 साल की तो नहीं, क्योंकि 1990 की बात है, ये लगभग 18 साल पहले की बात है। परवेज़ मुशर्रफ नाम के वहाँ के पीएम थे। आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वो एक मिलिट्री के कॉप थे, मिलिट्री हेड थे, ठीक है। इन अक्टूबर 1999 ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो डेमोक्रेटिक तरीके से, मतलब कोई एक प्रॉपर तरीके से नहीं, जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उन पर हावी होकर ये क्या बने, अपनी सेना को पावर मान के, सेना की शक्ति को लेकर पावरफुल ना कर, ये क्या किए, इन्होंने धावा बोल दिया कंट्री पर। धावा कहने का मतलब ये नहीं कि आक्रमण कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, कि मतलब जो लीडर थे उसको धमकी देकर उसे वहाँ से हटा दिया, और खुद वहाँ पर क्या हुए, वहाँ पर खुद उस सीट पर बैठ गए इन 2002। अब भैया 3 साल बाद क्या करते हैं, ही हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री विच वाज बेस्ड ऑन द माल प्रैक्टिस एंड द फ्रॉड ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। देखो क्या किया, 2002 में इन्होंने एक 5 साल का एक्सटेंशन खुद का प्लान बनाया, क्योंकि तो खुद के वहाँ के क्या बन गए थे, वहीं के बन गए थे, गवर्नमेंट के खुद लीडर बन गए थे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो उन्होंने खुद का एक फॉर्म बनाया 5 साल का एक्सटेंशन, कि 5 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक राइट होता है, एक प्रेसिडेंट पर राइट होता है चूज़ करने का, अगर वो खुद चाहे तो चूज़ कर सकता है। कि फ्रॉड ये तरह कैसे किया, फ्रॉड तरीके से, माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड तरीके से, अपने लोगों की धमकी दे के या पैसे देकर उन्होंने अपनी सीट गद्दी हासिल कर ली। आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसने एक लॉ पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसका मतलब क्या था कि जो इसकी टीम होगी ना, उस टीम के अंदर जो बंदे होंगे वो इसकी चूज़ करे हुए होंगे, ऐसा नहीं कि उसको भी लोग चूज़ करेंगे, नहीं, इसकी चूज़ करे बने होंगे, मतलब कि वो मिलिट्री के कॉपी ही होंगे। देखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तैयार किया विच गिव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि उसने एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर पूरी की पूरी पावर दे रखी थी डिसमिस करने की, हटाने की, द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, कि जो नेशनल राष्ट्रीय तरीके से, और आपकी जो प्रोविंशियल मतलब होता है आपका राजा महाराजाओं की, असेंबली मतलब सभा है, उसको एक ही पावर में डिसमिस कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशन एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब इलेक्शन की उसने पावर दे दी कि अब इस इन स्टेटों में भी, मतलब राजा महाराजाओं की भी जगह पे भी जो जगह हैं, जैसे है ना इंडिया के अंदर राजस्थान की जगह थी, आपकी गुजरात के अंदर राजा महाराजा रहते थे पहले। ये कब बात बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 1947 की, जो इंडिया की बता रहा हूँ मैं। ये पाकिस्तान में उसने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसने उसे सबको पावर दे दी कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन के अंदर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज बनेगी, आप अपने आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते। इन दिस केस पाकिस्तान हैड अ इलेक्शन। अब क्या होता है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, 5 साल पूरे हो लिए जी, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, अब जिन्होंने इलेक्टेड खड़े हुए हैं जो बंदे, उनके पास कुछ पावर थी, बट द फाइनल पावर रेस्ट द मिलिट्री ऑफिसर्स, लेकिन जो पावर आखिरी वाली थी ना, वो किसके पास थी, मिलिट्री ऑफिसर्स, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ऑलरेडी एक मिलिट्री कॉप था, तो सब उसके बंदे होंगे। एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, और मुशर्रफ के पास भी खुद की पावर थी। सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, इसलिए इसको यहाँ पे क्या वो नहीं बोलेंगे, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। देखो लोगों ने शासन तो किया, लोगों ने इलेक्शन भी करवाया, लेकिन उस इलेक्शन के थ्रू कोई उनको खुद का बंदा मिला नहीं ना, तो इसी चीज़ को बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी नहीं होती। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाई द पीपल्स। क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर फाइनल पावर उसी के पास रहती है जो लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है, ठीक है। दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या होता है, 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मिलिट्री के कॉप थे, ये पाकिस्तान की जो राष्ट्रपति थे पहले, उनकी सीट के ऊपर आ जाते हैं। 2002 में सीट हासिल कर लेते हैं अपनी, चाहे किसी भी पावर के थ्रू मान लो, ठीक है। और 2002 के अंदर एक साइन बनाते हैं, और एक ट्रिटी के अंदर, मतलब एक फॉर्म निकालते हैं, परफॉर्मा, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि
कि 5 साल तक के लिए अब मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद फिर एक लीगल फ्रेमवर्क निकाला जिसमें इन्होंने बोल दिया कि जितने भी आपके प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं और नेशनल असेंबलीज़ हैं इसको सब ख़त्म करता हूँ और दोबारा से इनके लिए इलेक्शन करवाता हूँ। मतलब कि कहने का मतलब था जितने भी लोग मिनिस्टर्स थे, आपकी नेशनल असेंबली की बात करो, मिनिस्टर वगैरह हैं जितने भी हैं सब कुछ ख़त्म करो जी। ठीक है, जो भी हैं अपनी जगह से वो वहीं खड़ा हो जाए, हट जाए, अब मैं दोबारा लॉज बनाऊँगा। ठीक है, तो वही चीज़ इसने बोला। असेंबली का इलेक्शन हुए, लेकिन इलेक्शन में क्या, जो इलेक्शन कराया इसने नेशनल असेंबली वाले, उसमें क्या, उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान के जो और भी बंदे थे खड़े हुए, लेकिन उनके पास पावर तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी कि मिलिट्री के पास थी और परवेज़ मुशर्रफ के पास थी। तो बस इसी चीज़ को इन्होंने नाम दिया है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि लोगों के द्वारा चूज़ करना, बल्कि लोगों के द्वारा चूज़ किया वो बंदा के पास ही पावर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा आ जाए और उसको पावर दे दी जाए। ठीक है, तो वही चीज़ बोली है। बात करें फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। ठीक है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन की बात करें, ऊपर रुकिए, ठीक है, फ्री एंड फेयर, यहाँ पे बात होती है चाइना की। देखिए चाइना की बात है, चाइना का थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, इसे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तक मैं केवल बात करता हूँ, छोटी सी इसलिए क्लास रखी क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ऐसे में अगर ख़त्म करने बैठूंगा तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर वे में इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। बुक के अंदर देखना कि जो जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है ना, मतलब कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं है बीच में। ठीक है, आप उसको देखना और प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाना। आपको ये नोट्स अच्छे लग रहा तो इसमें से देख के बना लेना, वरना बुक को ज़्यादा प्रेफर करना, मैं तो ये बोलूँगा। क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, यही आपके क्वेश्चन है। ठीक, इसको ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।